हेलो एवरीवन। आज की इंपॉर्टेंट वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि 10th फेब से शुरू होने जा रहा है स्टॉक मार्केट मास्टर क्लास का नया बैच, जहां हम आपको स्क्रीनर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, बेसिक से एडवांस ऑप्शन में भी आप ट्रेड करेंगे, निफ्टी बैंक निफ्टी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, हैंड होल्डिंग, रिवीजन, साथ में पैसा कमाने के लिए स्टॉक, सब कुछ मिलने वाला है। लिमिटेड सीट हम हर बैच में रखते हैं, तो 9708094321 पे कॉल कर लीजिए, सीट बुक कीजिए। बहुत कुछ मिलेगा जो आपको एक रियल ट्रेडर बनाएगा, जो आपको बाइंग और सेलिंग दोनों में पैसा कमाने में मदद करेगा। तो हमारी टीम से बात कीजिए और क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। 10th फेब से शुरू हो रहा है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। सबसे पहले तो दिल से थैंक यू कि जो अदानी के रिगार्डिंग मैं वीडियो बना रहा हूं आप लोगों को पसंद भी आ रही है और आपकी हेल्प भी हो रही है। बट यहां पर मैं एक ऐड ऑन करना चाहूंगा भाई वाली बात, जो हम सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा देख रहे हैं और जो मुझे लगता है कि एक्चुअली हम लोगों को नहीं करना चाहिए। क्या है? सिंपल दो खेमा बट गया है, एक है अदानी फेवर और एक है अदानी विरोधी। ठीक है, अब ये लोग आपस में झगड़ा कर रहे हैं। मुझे ये बताइए, अदानी कमाएगा क्या आपको दे देगा, या वहां पर कोई सरकार के विरोध में या सरकार के पक्ष में है तो कोई नेता नगरी कमाएगी, चाहे सरकार किसी की भी रहे, बीजेपी की रहे या कांग्रेस की रहे, क्या वो आपको दे देगी? कोई किसी को नहीं देने वाली, सब अपने लिए काम कर रहे हैं। तो हम कौन है? हम है रिटेल इन्वेस्टर। आज आप देखिए, विजय केडिया सर ने भी क्या कहा कि भैया वैल्यूएशन महंगे थे, कहीं ना कहीं महंगे थे, और मार्केट में रोज ऐसी कोई ना कोई घटना और बात होती रहती है, ये दिमाग नहीं लगाने का। और वही चीज से मैं रिलेट करूंगा कि हम है रिटेल भाई, हमारे मेहनत के पैसे हम जॉब या बिजनेस से जो पैसा कमाते हैं वो स्टॉक मार्केट में लगाते हैं। तो हम इन चीजों में ना पड़े, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। बल्कि हम ये ध्यान रखें कि मार्केट में सही मौका कहां है, कौन सी अच्छी कंपनी है जहां पर पैसे लगाएं और उससे पैसे कमाएं, क्योंकि अल्टीमेट हम मार्केट में सिर्फ इसीलिए आए हैं। तो आई विल रिक्वेस्ट कि इन चीजों की जगह हमें अच्छे शेयर पर फोकस रखना चाहिए। एंड आई होप क्या आप मेरी बात से एग्री करते हैं, तो प्लीज कमेंट में बताइएगा कि क्या ये अदानी सपोर्ट, अदानी विरोधी, क्या ये सब होना जरूरी है, या हम एक न्यूट्रल बन के चीजों को देखें और ऑब्जर्व करें। मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, एवरीवन जरूर बताएं। और मैं आज बताने वाला हूं कि एक बार अंबानी जी यानी धीरू भाई अंबानी जी पर भी ऐसा ही कुछ मामला हुआ था। 40 साल पुरानी कहानी है, बट बड़ी जबरदस्त कहानी है, बिग आई ओपनर कहानी है। मैं क्या कहता हूं, मेरे पास 19 साल का जो एक्सपीरियंस है ना, यहां पर ऐसी चीजों को हैंडल करने में बहुत यूजफुल होता है। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोगों, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें, नोटिफिकेशन ऑन कर ले, जिससे जब भी मैं लाइव आता हूं या वीडियो अपलोड होती है आपको पता चल सकेगा। ध्यान से सुनिएगा लास्ट तक। और फिर इस स्टोरी के बाद हम अदानी के बारे में भी बात करेंगे, वो अपनी न्यूट्रल राय, क्योंकि आप सबकी पोजीशन फंसी हुई है। तो उस फंसी पोजीशन में क्या कहानी है, किस तरीके से, हम उसके बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि वो भी अल्टीमेट चीज है। तो जैसा कि आप सबको पता है, अदानी मुसीबत में है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट होने के बाद शेयर के भाव आधे से ज्यादा गिर गए हैं। अमीर जहां वो दुनिया में तीसरे नंबर पे थे, 17th नंबर पे आ गए हैं। और अब सवाल एक ही, क्या अदानी बाउंस बैक करेंगे? तो कैसे करेंगे, ये सबको देखने वाली बात होगी। और ये एक अल्टीमेट एक्सपीरियंस होने वाला है हर एक न्यू ट्रेडर या इन्वेस्टर के लिए जो मार्केट में है। और इन्हीं चीजों के बीच में जब हम इतिहास में जाते हैं तो कुछ एक ऐसी सिचुएशन एक बार धीरू भाई अंबानी के साथ हुई। डेटा फैक्ट के साथ बात करने वाले हैं, जब कोलकाता के बियर कार्टेल ने रिलायंस के शेयर को गिराने की कोशिश की थी। और ये जो बातें हैं, अमेरिका के पत्रकार हामिस मैकडोनाल्ड की लिखी किताब अंबानी एंड सन्स और गीता पीरामल की किताब बिजनेस महाराजाज, उसके बेस्ड पर है, क्योंकि ये किस्सा 1982 का है। तो वो किताब में जो फैक्ट कुछ कहा गया है, मैं उसके हिसाब से कुछ चीजें कहूंगा, जिसके कारण आपको ये ना लगे कि मेरे मुंह से कुछ गलत निकले तो मिस्टेक हो, क्योंकि ये किताब का हिस्सा है। तो इसमें बात नवंबर 1977 की है। धीरू भाई अंबानी ने अपनी कंपनी रिलायंस को स्टॉक मार्केट में रजिस्टर कराने का फैसला किया। और इस वक्त रिलायंस ने 10 रुपीज शेयर की दर से करीब 28 लाख इक्विटी शेयर जारी किए। किसी शेयर को बेचने की शुरुआत आईपीओ से होती है, और आईपीओ आते ही रिलायंस ने धमाल मचा दिया। अपनी कंपनी के शेयर में लोगों की दिलचस्पी को देखते हुए अंबानी का इरादा और ज्यादा मजबूत हो गया, और बहुत ही जल्दी अंबानी स्टॉक मार्केट की बारीकी को समझ गए। और स्टॉक मार्केट में कंपनी और दलाल जो खेल करते थे वो चीज भी उन्हें पता चल गया, क्योंकि उस समय दलालों का खेल बहुत ज्यादा हुआ करता था।
एक साल बाद 1978 में रिलायंस कंपनी के शेयर की कीमत 5 गुना बढ़कर 50 रुपए हो गई। 5 गुना, ध्यान से सुनिएगा, एक साल में। और 1980 में एक शेयर की कीमत 104, 1982 आते आते 18 गुना हो गई 186 रुपए। ध्यान से, यानी बहुत तेज रिटर्न दे रहा था इन्वेस्टर को। यानी अगर देखा जाए अभी अदानी का अगर देखें तो क्या है, अदानी का शेयर भी ऐसे ही रिटर्न दे रहा है। तो आप सोचो आज का रिटर्न इतना तेज, और 1978 में, तो उस समय 1978 वालों के लिए कितना आश्चर्यजनक होगा। जैसे आज के लोगों के लिए आश्चर्यजनक अदानी का रिटर्न है, वैसे वो रिटर्न भी आश्चर्यजनक। और यही वो समय था जब अंबानी देश और दुनिया के शेयर दलाल की नजर में खटकने लग गए। फिर हुआ कुछ ऐसा जिसके बाद अंबानी स्टॉक मार्केट के किंग, मसीहा जो कह लो। देखिए, स्टॉक मार्केट में जो बड़े दलाल हैं उनके लिए दो शब्द बहुत ही फेमस हैं, बुल और बियर। बुल यानी जब खरीद कर बाय होती है और तेजी में पैसा कमाया जाता है तो बुल। बियर जब स्टॉक को बेचकर और नीचे में खरीदा जाता है तो वो बीच का मुनाफा होता है, उसे बियर कहते हैं। तो 1982 में स्टॉक मार्केट में रिलायंस की धूम थी, जैसे आज के टाइम में अंबानी की धूम है। तो रिलायंस कंपनी के साथ 24 लाख से अधिक इन्वेस्टर जुड़ चुके थे, और इसी समय रिलायंस ने इन्वेस्टर से पैसे उधार लेने के लिए डिवेंचर जारी किए। दरअसल डिवेंचर कंपनियों के लिए कर्ज के जरिए पूंजी जुटाने का, पैसा जुटाने का तरीका है। अब डिवेंचर खरीदने वालों को कर्ज देने के बदले उन्हें उनके पैसे पर एक निश्चित इंटरेस्ट मिलता है। ध्यान से सुनिएगा, एक फिक्स इंटरेस्ट मिलता है, ब्याज। इस समय बिजनेस बढ़ने से रिलायंस के शेयर का प्राइस जितना बढ़ता, इन्वेस्टर से लिया गया कर्ज उतना ही कम हो जाता। और धीरू भाई को उम्मीद थी कि अगले कुछ साल तक उनके शेयर यूं ही बढ़ते रहेंगे, लेकिन नजर लग गई। कलकत्ता में बैठे बियर ने स्टॉक, जो रिलायंस का स्टॉक है, उसको गिराने की कोशिश की या फैसला किया। और 18 मार्च 1982 को अचानक रिलायंस के शेयर में गिरावट शुरू हो गई। ये सब बहुत ही सुनियोजित प्लानिंग की तहत हो रहा था। जैसे अब क्या है, अगर उस समय देखा जाए तो किसी को समझ नहीं था कि ये क्यों हो रहा है, लेकिन जब बाहर बात आई तब हम इतनी आसानी से करें। तो सेम टू सेम जो अभी अदानी के शेयर में जैसे गिरावट हुई, तो कोई कह नहीं सकता है कौन सही, अदानी सही या हिंडनबर्ग सही, कोई नहीं कह सकता है, क्योंकि हिंडनबर्ग भी तो पैसा कमा रहा है, अदानी भी पैसा कमा रहा है। हर लोग, मैं क्या बोला, हमें न्यूट्रल होकर सोचना है। तो ये सब सुनियोजित प्लानिंग की वजह से हो रहा था, और वो रिलायंस की शेयर की कीमत गिराकर मुनाफा कमाना चाहते थे। और ऐसा करने के लिए बियर्स ने रिलायंस के शेयर की शॉर्ट सेलिंग दबा के शुरू कर दी। शॉर्ट सेलिंग यानी बेचकर मुनाफा कमाना, जैसे अंबानी के शेयर में बहुत सारे लोग बेच के भी कमाए। तो रिलायंस की शेयर की कीमत को गिराने के लिए शॉर्ट सेलिंग हो रही थी, और इसमें स्टॉक मार्केट के जो दलाल हैं बड़ी संख्या में ब्रोकरेज के लिए रिलायंस के शेयर दूसरों से उधार लेकर धड़ाधड़ बेचने लगे। इससे कंपनी के शेयर की कीमत तेजी से कम होने लग गई। उनका प्लान था कि वो ब्रोकरेज से उधार के लिए शेयर को कम कीमत होने पर बाजार से खरीद कर लौटा देंगे, मतलब लेंगे, बेचेंगे, फिर नीचे में कवर करेंगे और फिर उसको लौटा देंगे। बीच का मुनाफा घर में आ गया, मौजे मौजा हो गया। इस नियम में, मतलब इस तरीके में एक नियम यह भी होता है कि अगर उधार लिया गया शेयर तय सीमा पर नहीं लौटाया गया तो 50 रुपए पर शेयर हर्जाना देना होता है। कितने रुपए? 50 रुपए पर शेयर। 18 मार्च 1982 के दिन स्टॉक मार्केट शुरू होने के आधे घंटे के बाद ही बियर्स ने 3.5 लाख शेयर शॉर्ट सेलिंग के जरिए बेच डाला। ध्यान से, 3.5 लाख। एक साथ इतनी ज्यादा शेयर बिकने की वजह से शेयर की कीमत 131 से गिरकर 121 पे आ गई। अब जो कोलकाता के दलाल थे उनको लगा कि डूबते शेयर को कोई बड़ा शेयर मार्केट का दलाल तो अब खरीदेगा नहीं, क्योंकि भैया शेयर गिर रहा है, गिरते में तो आप जानते हैं कोई खरीदता नहीं है। और इस तरीके से, इस डर में शेयर के प्राइस गिरते गए। बाजार में भगदड़ मचने से कीमत पूरी तरीके से टूट गई, और यह कुछ वैसा ही हुआ जैसा अभी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के कारण अदानी के शेयर का हुआ। और ऐसे में तब रिलायंस का टूटना तय लग रहा था। लेकिन
अब यहीं से दाव पलटने की शुरुआत होती है। धीरू भाई अंबानी को जानकारी मिलती है कि कोलकाता में बैठे स्टॉक मार्केट के दलाल रिलायंस के शेयर की कीमत को तोड़ रहे हैं विद प्लानिंग। और इसके बाद उन्होंने बिना देरी किए दुनिया भर के टॉप बुल दलालों से संपर्क किया, क्योंकि मार्केट में मैंने क्या बताया, बुल और बियर दोनों होते हैं। तो ये कलकत्ता वाले बियर कार्टेल थे, तो इन्होंने अब बुल कार्टेल से दोस्ती की, उनसे कनेक्ट किया हाथों हाथ। अब अंबानी की तरफ से कई टॉप बुल दलाल स्टॉक मार्केट में कूद चुके थे। अब एक तरफ कलकत्ता में बैठे बियर्स दलाल धड़ाधड़ शेयर बेच रहे थे, वहीं दूसरी तरफ अंबानी के समर्थक बुल दलाल लगातार शेयर खरीद रहे थे। यानी बुल और बियर की रियल फाइट शुरू। 18 मार्च की शाम को दिन खत्म होते होते शेयर 125 की कीमत पर बंद हुआ। ध्यान से, धीरू भाई को इनपुट मिल चुका था कि कलकत्ता के दलाल एक हफ्ते के वादे पर सेलिंग कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था ना, पर शेयर अगर लेट हुआ तो कितना, 50 रुपया। करेक्ट है। इन लोगों ने 1 वीक का समय लिया था। करेक्ट है। तय सीमा, यानी अब इन्होंने तय सीमा मान लो 1 वीक की, अगर नहीं किया तो 50 रुपए पर शेयर। यहां तक तो क्लियर हो गई आपको बात, डेट वाइज क्लियर चल रही है, कितनी कांटे की टक्कर चल रही है। अब अंबानी ने इस बात पर फोकस किया कि किसी भी तरीके से एक हफ्ते तक शेयर की कीमत को गिरने नहीं देंगे, और ऐसा होने पर कोलकाता के दलाल को ज्यादा कीमत में शेयर खरीदकर उधारी चुकानी पड़ती, या उधार लिए गए शेयर पर वो हर्जाना भरना पड़ता। और 3 दिन के भीतर ही रिलायंस के 11 लाख शेयर बिक गए, और इनमें से 8.5 लाख के करीब पता है किसने खरीदा, अंबानी के दलाल ने, जो अंबानी के टॉप बुल लोग उनके साथ खड़े थे। कोलकाता के लोगों का होश उड़ गया, जो उनके खिलाफ करे थे। उनकी उम्मीद के खिलाफ शेयर की प्राइस 131 से भी ज्यादा हो गई। अब शेयर चुकाने के लिए बियर्स को ऊंची कीमत पर शेयर खरीदना पड़ता, और अगर ऐसा नहीं करते तो उन्हें 50 रुपए पर शेयर देने पड़ते। यानी खेल हो गया गड़बड़। और यह समझौता कराने के लिए 3 दिन तक बंद रखना पड़ा था स्टॉक मार्केट, क्योंकि धीरू भाई अंबानी के जाल में बियर्स पूरी तरीके से फंस चुके थे, और उन्होंने मामला सेटल करने के लिए बुल से समय मांगा, लेकिन अंबानी के बुल्स ने समय देने से कर दिया मना। और इसके बाद खुद स्टॉक मार्केट के अधिकारी को बीच में आना पड़ा, और परिणाम 3 दिन मार्केट बंद। अंबानी कोलकाता में बैठे बियर्स को सबक सिखाना चाहते थे, इसलिए 3 दिन तक अपनी जिद पर अड़े रहे, और 10 मई 1982 को स्टॉक मार्केट में रिलायंस का शेयर आसमान छूने लग गया, और अंबानी स्टॉक मार्केट के मसीहा बन गए। देखिए, अब इस पर गीतामल पीरामल ने अपनी किताब बिजनेस महाराजा में लिखा है कि इसका सबसे ज्यादा फायदा पता है किसको मिला, रिलायंस में पैसा लगाने वाले इन्वेस्टर को मिला। शेयर मार्केट खुलने के बाद कई दिनों तक अंबानी के शेयर में इन्वेस्टर पैसा लगाते रह गए, और इससे शेयर की कीमत बनी ऊपर 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 होती रह गई। लेकिन इसके बाद सवाल उठने लग गया कि अंबानी को इस संकट से बचाने वाले बुल्स कौन थे। ये तो सवाल है ना। बाद में इसके बारे में संसद में उस वक्त के वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने जवाब दिया था कि 1982 से 1983 के बीच एक एनआरआई ने अपना नाम का खुलासा किए बिना अंबानी के शेयर में 22 करोड़ का इन्वेस्ट किया था, और उस समय ये 22 करोड़ भैया बहुत बड़ी रकम होती थी। और कुछ दिनों बाद पता चला कि फिकासो और लोटा नाम की कंपनी के जरिए ये इन्वेस्ट किया गया था, और इन कंपनियों के मालिक कोई शाह नाम के व्यक्ति थे। ये शाह कौन थे अब तक पता नहीं चला पाया है, बट बाद में रिलायंस आरबीआई ने अपनी जांच में रिलायंस को क्लीन चिट दे दी। इसका अर्थ क्या है? अर्थ यह है, जो कुछ अंदर के पर्दे के अंदर की कहानी होती है ना, वो हर जमाने में चला करती है। मैंने वीडियो के शुरू में क्या बोला था, हमें न्यूट्रल होना पड़ेगा। हमें अंबानी अदानी करके झगड़ा क्यों करना है, सब अपना कमाने बैठे हैं। अब आपको इस घटना को बताने का मकसद क्या था? अब आपको देखो क्या आया कि वो शाह नाम के व्यक्ति थे, आज तक पता नहीं चल पाया इस घटना को, इतने साल हो गए। यानी कुछ कहानी तो उस समय भी थी। उस समय भी अंबानी के फेवर भी थे और विरोधी भी थे, बट हम हैं रिटेल वाले, हम पैसे कमाने आए, हम अच्छे शेयर में लगाएंगे। दिक्कत हो तो भैया ना लगाएंगे, क्योंकि हमारा फंड क्या है, 1 लाख 2 लाख 5 लाख का। अटक गया, फंस गया, हो जाएगी मुश्किल। तो ये मैं एक स्टोरी की तरह आपको दिखाना चाहता था, बताना चाहता था कि ये सब चीज़ें चलती रहती हैं।
हमें न्यूट्रल होके सोचना है, हमें अपने पैसे के बारे में सोचना है। हर इंसान पैसा कमाने आया है। हम बुड़बक बन के झगड़ों में लग जाते हैं और अजीब अजीब बात करते हैं, जो होना नहीं चाहिए, मेरा मानना है। अब आता हूँ फाइनल बात पर। मेरा ये मानना है कि देखिए, अभी अगर प्रॉब्लम बढ़ती है तो वहाँ पर कहीं ना कहीं चीज़ें उलझेंगी, और प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होती हैं तो थोड़ा वक्त लगेगा। ओवरऑल जब भी इस तरह के सिनारियो आते हैं तो 60 से 7 to 10 डेज का बहुत बड़ा पैनिक डेज होता है, और 7 to 10 डेज के बाद ही एक रियल आउटपुट, एक रियल वर्डिक्ट निकलता है, जो आप ऑलरेडी देख रहे हैं। 5 दिन से कहानी चल रही है। यहां पर अंबुजा सीमेंट और अदानी पोर्ट दो सही शेयर हैं। अगर फंडामेंटल बेसिस पे जाने की कोशिश करें तो थोड़ा सा 1-2 दिन का वक्त और दे लीजिए और चीज़ों को समझिए। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि अगर आपके मन में हो कि अरे 2 दिन का वक्त कैसे दे दें, 3 दिन का वक्त कैसे दे दें, फिर सौदा भाग गया तो भाग गया। मार्केट कहाँ भाग रहा है? आज इसी भागा भागी के चक्कर में ही तो अदानी के शेयर में लोग ऊपर में इन्वेस्ट करके फंसे। और मैं हमेशा क्या बोलता हूँ, मैं अदानी के शेयर में इन्वेस्टर कभी नहीं हूँ। मुझे स्विंग ट्रेडिंग पसंद है। स्विंग ट्रेडिंग में अदानी के शेयर में जो पैसा मिलता है उसका कोई जोड़ा नहीं। एक तो सुकून की नींद, ऐसा कोई झंझट ही नहीं, टेंशन फ्री। मेरी अपनी बात है, मतलब मैं ये नहीं कहता, आपका अपना नजरिया, लेकिन आप खुद सोचो कि आज जो लोगों ने जितना कमाया नहीं, इतनी गिरावट में उससे ज्यादा नुकसान कर दिया, और टॉप पे लिए लोगों की तो कहानी सफाचट हो गई। आप खुद बताइए, अदानी के शेयर में आप में से कई लोगों ने कमाया होगा, बट वो कमाया ज्यादा रहा कि नुकसान ज्यादा रहा एक फाइनल बैलेंस शीट के तौर पे? वो कमेंट में बताइए, क्योंकि ये फाइनल बैलेंस शीट सोचना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और हम यहां पर एक फाइनल वर्डिक्ट के तौर पे आपके साथ आते हैं, जिससे हम अपनी बात को आपके पास रख सकें, आपको गाइड कर सकें, एक मार्केट का नजरिया देख सके कि आखिर मार्केट पूरा कंप्लीट देखा कैसे जाता है, ट्रेड या इन्वेस्ट कैसे किया जाता है। क्योंकि जो मोस्टली नुकसान होता है वो इसलिए होता है कि लोगों को लगता है हम भाग के ट्रेड कर ले, हम दौड़ के ट्रेड कर लें। तो भाग के दौड़ के ट्रेडिंग नहीं होती है, वेट एंड वॉच करके ट्रेडिंग होती है, तब बनता है पैसा। अगर मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर बिल्कुल कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।